प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सहआचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में जो दुल्हा स्वामिनी नाटक आपके पाठ्यक्रम में लगाया गया है, उसका पहला दृश्य हम पढ़ चुके हैं और उस दृश्य में हम ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और रामगुप्त के बारे में और सामंत और नौकर सेविकाओं के माध्यम से उनके बारे में सामान्य परिचय हम प्राप्त कर चुके हैं। और हमने ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त इन पात्रों के माध्यम से रामगुप्त की नपुंसकता, उसके पति धर्म की विफलता और राजसत्ता और नशे में चूर रहने जैसे प्रसंगों को देखा। और कहीं न कहीं रामगुप्त द्वारा शकराज के आक्रमण और उसके संधि प्रस्ताव, जिसमें कि ध्रुव स्वामिनी को शकराज को सौंपना तथा साथ ही साथ शकराज के हजारों सैनिकों के लिए सुंदर स्त्रियों को भेंट करना, इस संधि पत्र या इस संधि को रामगुप्त स्वीकार कर लेता है। और चंद्रगुप्त इसे एक कायरतापूर्ण कार्य के तौर पर देखते हैं और ध्रुव स्वामिनी कहीं न कहीं इस पर असंतोष व्यक्त करती है, जो हमने पूर्व वीडियो में देखा है। आज हम देखेंगे कि द्वितीय दृश्य में जो कि शकराज का महल है, उसको मंच पर दिखाया जाएगा। प्रकाश प्रसाद जी लिखते हैं और उस दृश्य के बारे में बताते हैं कि शक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खम्भों पर एक दालान, बीच में छोटी छोटी 2 सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्रों वाले तिब्बती ढंग के रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने छोटे से आंगन में दोनों ओर क्यारियों में 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती हैं और कोमा प्रवेश करती है। कोमा शकराज की धर्मपत्नी है, महारानी है, और कहीं न कहीं उसके जो संवाद हैं उनके जरिए प्रसाद उसकी अतृप्ति और शकराज की उच्छृंखलता, उसके ये कहें कि पौरुष की उच्छृंखलता को कहीं न कहीं उसके वक्तव्यों में, उसके संवादों में देखा जा सकता है। और प्रसाद कोमा की जो हताश, निराश और पराजित मनोवृत्ति है, उसको कुछ संवादों के एक बड़े संवाद के तौर पर, जिसको स्वगत कथन कहना चाहिए, कि कोमा खुद ही अपने आप से कहती है, और वो कहती है कि इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मिलनता सौंदर्य का आवरण डाल देती है। आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं, खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं है। ये बहुत बड़ा संवाद, स्वगत संवाद। अंतिम में जाके वो कहती है कि सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं, तब कोमा तो किसे अच्छा समझती है। ये उसका आत्मालाप है और कहीं न कहीं अपने शकराज की मन स्थिति से असंतुष्टि का भाव है। और उसकी इस पराजित मनोवृत्ति या उसका जो आहत स्त्रीत्व है, उसको प्रसाद एक गीत के माध्यम से कि यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूँ जो रस्तु है लाया, ऐसा एक प्रसाद एक गीत की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद मंच पर वो शकराज को प्रस्तुत करते हैं। शकराज कहते हैं कि खिंगिल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया है? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई नहीं देनी चाहिए। सोच का विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है तो बैठ जाऊं, इस एकांत के अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है और कोमा पास में आकर खड़ी होती है। कोमा, अरे कोमा,
हाँ क्या आज्ञा है। इस तरह से शकराज की मन स्थिति वो खिंगिल उसका जो दूत है उसकी प्रतीक्षा करता है कि वो ध्रुव स्वामिनी और बहुत सारी स्त्रियों को शकराज को सौंपने का संदेश लेकर आया है या नहीं आया है। बहुत सारी हम यहाँ केवल चुनिंदा संवादों को ही पढ़ पाएंगे। का एक संवाद है कि प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही वह जाल बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के हृदय में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उसे उदासीन न होना चाहिए महाराज। शकराज कहते हैं सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए कभी उत्सुक नहीं था, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। इन संवादों के जरिए हमें शकराज के चरित्र का पता लगता है। और एक स्त्री है शकराज की पत्नी, लेकिन उसके अंदर एक स्त्रीत्व का भाव है। वो ये कहें कि समूची स्त्री जाति का एक जो बहनापा है दूसरी स्त्री के प्रति, वो भी उसके व्यक्तित्व में समाहित है। का एक संवाद देखिए, पाषाणी हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं, उनमें मदिरा नहीं शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। शकराज कहता है किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। ये शकराज का एक मद्यप और विलासी व्यक्तित्व का यहाँ में परिचय मिलता है। अब देखिए इसी समय यहाँ कौमा और शकराज के संवादों के बीच ही फिर खिंगिल उनका जो दूत है वो आकर के ये समाचार देता है कि किस तरह से रामगुप्त ने उनके संदेह को स्वीकार कर लिया है। खिंगिल कह रहे हैं महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है, उन्हें दो में से एक करना होगा, या तो अपने प्राण दें अथवा हमारे संधि के नियमों को स्वीकार करें। खिंगिल फिर दूसरा उपाय क्या था? यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसने इस बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था उसे, किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए बाध्य हुए हैं। शकराज प्रसन्नता से हाथ उठा करके कौमा का हाथ पकड़ता है। तुम सच कहते हो, मुझे आशा नहीं थी कि क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया है। और स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कौमा चुपके से आकर पीछे खड़ी होती है। खिंगिल कहना हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव स्वामिनी भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होने वाली है। ये यहाँ से रामगुप्त की कमजोरी, रामगुप्त ने किस तरह से ध्रुव स्वामिनी को शकराज को भेंट करने का जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया है। शकराज कहते खिंगिल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया है। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी, उनकी पराजयों का यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर भी मेरी प्रतिहिंसा की बर्बरता के अनुकूल ही होगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी हैं। यहाँ उनके व्यभिचारी और क्रूर और हिंसक विलासी व्यक्तित्व का हमें परिचय मिलता है। शकराज के व्यक्तित्व को उभारने के लिए प्रसाद फिर एक यहाँ गीत की सृष्टि करते हैं और सामंत आते हैं, आप परस्पर विचार विमर्श करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। कहीं न कहीं ये शकराज की मनोवृत्ति को व्यक्त करने के प्रसाद इस तरह के पात्रों की अवतारणा यहाँ पर करते हैं। इसी समय खिंगिल आकर कहता है, रात्रि का समय होता है, युद्ध तूर्यनाद होता है, समापन का, युद्ध समापन का एक तरह से नाद होता है। खिंगिल आकर कहता है कि दुर्ग तोड़ने से शिविकाएँ आ गई हैं। शिविका कहते हैं पालकी को, कि रामगुप्त की तरफ से हमें ध्रुव स्वामिनी और अन्य स्त्रियों की जो पालकियाँ भेजी हैं वो हमें प्राप्त हो गई है। शकराज ठठाकर हंसते हैं। क्या कहा
मर्यादा भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया, उन लोगों के मन में मर्यादा और ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय स्थिति है। खिंगिल कहता है कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो आपसे अकेले में मिलना चाहती है, ये उनकी मर्यादा है। तब शकराज ठटा करके हंसता है। कोमा कहती है, इसी समय कोमा के अंदर स्त्रीत्व जगता है और बहुत सारी स्त्रियों और बालकियों को देखकर उसका मन विचलित होता है कि स्त्री जाति के साथ किस तरह से व्यभिचार, अत्याचार और विलास लीलाएँ की जाएंगी। जब वो दार्शनिकों की सी बातें करती हैं, स्त्री के पक्ष की बात करती हैं, तब शकराज कहते झुंझला कर, तुम तो आचार्य मिहिरदेव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। कोमा मिहिरदेव की पुत्री है, उसके सानिध्य में पढ़ी लिखी और उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। कोमा कहती कि राजा, तुम्हारे स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिस दिन मन के नीरस और निरस्वर में संगीत की, बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूति में बन गई हूँ। क्या वह मेरा भ्रम था? कह दो कि वह तेरी भूल थी। कोमा को ये लगता है उसके अंदर एक जो उसका सौतिया डहा है, असूया भाव है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को सौत के तौर पर, सौतन के तौर पर नहीं देख सकती। ये व्यक्तित्व तो हमें कोमा के जीवन में, उसके संवादों में देखने को मिलता है। कोमा कहती है, वही जो आज होने जा रही है। मेरी राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रही हो। ये ध्रुव स्वामिनी के लिए कहती है कि एक स्त्री को उसके पति से अलग करके तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो। शकराज कहती है, पगली कोमा, यह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा कहती है दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। अब आप यहाँ देखिए, प्रसाद कहीं न कहीं चाहे शत्रु पक्ष के माध्यम से ही सही, वो स्त्री जाति के पक्ष में स्त्री के व्यक्तित्व की गौरवपूर्ण आयोजना और उसे स्त्री को समाज की एक आवश्यक और महत्वपूर्ण इकाई के तौर पर यहाँ चित्रित कर रही है। कोमा के माध्यम से स्त्री के पक्ष की बात वो करते हैं। शकराज, आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव स्वामिनी को उपहार में भेजने की आज्ञा दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है। कोमा को इसमें आपत्ति क्या है? मिहिरदेव कहते हैं, इसी समय मिहिरदेव आते हैं, उनसे चर्चा होती है गंभीरता से। ऐसे कामों में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजन, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। यहाँ जो उनके गुरु हैं, उनके दार्शनिक एक तरह से मार्गदर्शक हैं और कोमा के पिता हैं, वो शकराज को प्रबोधन देते हैं, समझाते हैं कि स्त्री का सम्मान करो और अपनी पत्नी के साथ भी धोखा मत दो। लेकिन शकराज कामांध है और वो गुरु की बातों को हवा में तूल की तरह उड़ा देता है, उसको बातें जचती नहीं हैं। अब यहाँ 2-3 बड़े संवाद हैं जो व्याख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिहिरदेव कहते हैं, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तंतु को तोड़ने से भी सहज है, किंतु सावधान होकर उसके परिणाम की सोच लो। शकराज, मैं समझता हूँ कि आपने राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा होगा। अब आप मिहिरदेव का संवाद देखिए। राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को खो देना सबसे बड़ी हानि है। शकराज, 2 प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। यहाँ प्रकारांतर से वे कहना चाह रहे हैं कि ध्रुव स्वामिनी उसके पति से अलग करके तुम एक बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हो। राजनीतिक छलना के पीछे आप मनुष्यता के साथ धोखा कर रहे हो। मिहिरदेव इस दौरान अपनी पुत्री कोमा से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कोमा जो शकराज की पत्नी भी है, महारानी है, वो पति धर्म की दुहाई देती है और अपने पिता से मना करती है। लेकिन जब
पिता मिहिरदेव समझाते हैं तो अंततो गत्वा वह अपनी बात समझती है और शकराज के मना करने के बाद भी वो वहाँ से जाने का उपक्रम करती है। मिहिरदेव उसे समझाते हैं कि यह तेरी भलाई होती, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाख के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मानसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर ऊन काटती हुई कहानी कहोगी और मैं सुनूंगा। यहाँ देखिए प्रसाद का कवि हृदय बह निकलता है और गांधीवाद का पुट तकली और सूत की बात करते हैं और ज्ञान और संतोष और त्याग में जीवन का यहाँ एक दृश्य हमारे सामने उभर करके आता है। मिहिरदेव कोमा को समझाते हैं। अंततो गत्वा मिहिरदेव कहते हैं कि ये मुझे शकराज तुम्हारे आसन्न संकट का धूमकेतु मुझे मंडराता हुआ दिखाई देता है। और शकराज और कोमा में संवाद भी होते हैं और फिर कोमा खिन्न होकर के ये कहती है कि प्रेम का नाम न लो, एक पीड़ा की जो पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं था। अपनी तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उस दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र उस बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आशंका मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। किसी दौरान एक प्रहरी आता है और वो कहता है कि दुर्ग के भीतर की यहाँ ध्रुव स्वामिनी की पालकी आ गई है। और उसी दौरान चंद्रगुप्त भी स्त्री वेश में ध्रुव स्वामिनी के साथ साथ अंदर प्रवेश करते हैं और उस दृश्य को प्रसाद संवादों के माध्यम से और कोष्ठक में उन दृश्यों की अवतारणा के लिए संकेत देते हैं और वो लिखते हैं कि प्रहरी जाता है, शकराज चंचल होकर टहलने लगता है, धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर के बैठ जाता है। यहाँ शकराज धूमकेतु से डरता है, ज्योतिष में वो विश्वास करता है, आसन संकट का भय उसके मन में समा गया है। स्त्री वेश में चंद्रगुप्त के पीछे ध्रुव स्वामिनी स्वर्ण खचित उत्तरीय में अंग छिपाती आती है और खुले मुखों पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर आपस में एक तरह से नाटक करते हैं। वो कहते हैं कि मैं असली ध्रुव स्वामिनी हूँ, वो कहता है कि मैं असली ध्रुव स्वामिनी हूँ। वो कहते तुम मेरे भाग्य को हड़पना चाहती हो। चंद्रगुप्त जो कि स्त्री वेश में कहते हैं तुम मेरे सुहाग को हड़पना चाहते हो। उनके संवाद यहाँ देख सकते हैं। अपनी कामना की वस्तु ने पाकर ये आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। चंद्रगुप्त कहता है कि तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पथ से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूँ, इसी में मुझे सुख है। इस तरह से हम यहाँ ये देख सकते हैं कि किस तरह से शकराज के महल में जाकर के ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त परस्पर आपस में इस तरह का एक अभिनय करते हैं और जिसमें शकराज भी दोनों के एक तरह से इंद्रजाल में, दोनों के धोखे में आता है और प्रकारांतर से ध्रुव स्वामिनी और वो आपस में संवाद करते हैं, एक दूसरे को बड़े स्पर्धात्मक ढंग से अपनी बातें कहते हैं। आखिर में शकराज घबराता है और शकराज कहता है कि हैं ये क्या, तुम लोग ये क्या कर रही हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा था कि आज शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा। आज तुम विश्राम करो। ध्रुव स्वामिनी नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। शकराज बीच में खड़ा होकर मैं कहता हूँ। बाहर कहने वाले चंद्रगुप्त कहता है। अब देखिए यहाँ दृश्य नहीं दिखाता, लेकिन कोलाहल के माध्यम से व्यक्त कर ध्रुव स्वामिनी मानो चंद्रगुप्त के
आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तूर्यनाद करती है। शकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुवस्वामिनी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरीय खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ छुड़ाकर शकराज को घेर लेता है। ये थोड़ा सा द्वंद्व आपस में वहाँ मंच पर दिखाया जाता है, लेकिन फिर बाकी दृश्य केवल नेपथ्य से, बैकग्राउंड से, ध्वनियों के माध्यम से प्रसाद यहाँ व्यक्त करते हैं और शकराज की एक तरह से मृत्यु, उसकी हत्या, उसका वध और ध्रुवस्वामिनी के सतीत्व को बचना, ये सारी की सारी चीज़ें हम बैकग्राउंड से केवल कहने मात्र से उनका आभास हो जाता है। उनको मंच पर दृश्य को दिखाया नहीं जाता है। चंद्रगुप्त कहते हैं, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल, अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने, सावधान। शकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और शकराज की मृत्यु, बाहर दुर्ग में कोलाहल, ध्रुवस्वामिनी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्तारक्त, कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश, ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त को घेर कर संवेद स्वर से देवी ध्रुवस्वामिनी की जय हो। यहीं पर ये दूसरा दृश्य समाप्त होता है और चंद्रगुप्त वेश बदल करके ध्रुवस्वामिनी के साथ जाते हैं और शकराज का वध कर देते हैं और प्रकारांतर से स्त्री जो कि ध्रुवस्वामिनी है उसके सतीत्व की रक्षा करते हैं, उसके शील की रक्षा करते हैं और प्रकारांतर से कहीं न कहीं चंद्रगुप्त के मन में जो ध्रुवस्वामिनी के प्रति प्रेम है, उस प्रेम की भी वो रक्षा करते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर हम कोमा के चरित्र के द्वारा, ध्रुवस्वामिनी के द्वारा और चंद्रगुप्त के कार्यों के द्वारा हम स्त्री पक्ष में स्त्री के गौरव, स्त्री की महिमा, स्त्री के अधिकारों के पक्षधरता को विभिन्न संवादों के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी इस नाटक का तीसरा और अंतिम दृश्य शेष है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।